हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का लेसन 1 से पार्ट 9 लेकर आए हैं। आज हम स्टडी करेंगे लेटेंट हीट के बारे में, गुप्त ऊष्मा के बारे में। क्या है गुप्त ऊष्मा? तो आइए देखते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब किसी बीकर में या किसी पात्र में हम जल भर लें और उसको हीट करें, वैसे बच्चों को पता होगा कि जल का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री। 100 डिग्री का क्या है? क्वथनांक। तो क्या 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए हम 100 डिग्री टेम्परेचर यहाँ करें तो ये सारा जो वाटर है, ये जल है, ये सब गैस में बदल जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। हमें कुछ समय लगता है इसको हीट करते ही। जो ये फ्लेम होती है इसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री होता होगा ना। ये जो गैस की फ्लेम है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो इस पूरे जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री होता है, लेकिन तुरंत ये गैस अवस्था में नहीं बदलता। ये कुछ टाइम लेता है। धीरे धीरे जल गर्म होगा, जल का तापमान बढ़ेगा और बढ़ने के बाद ये वाष्पीकरण होने लगेगा। तो ये जो टाइम पीरियड लग गया वाष्पीकरण होने में और हम इसको लगातार एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी जा कहाँ रही है, यही देखना है और यही हमको गुप्त ऊष्मा के बारे में ठीक ठीक समझाएगा। या फिर हम मान लें कोई ठोस है, उस ठोस का गलनांक 100 डिग्री है या 100 से ज़्यादा है, मान लीजिए 300 डिग्री है, और हम उसको टेम्परेचर 300 डिग्री का दे दें तो ये तुरंत पिघलकर द्रव में नहीं बदलेगा। इसको भी कुछ टाइम लगेगा। कुछ समय तक हमको लगातार ऊर्जा देनी होगी, लगातार इसको हीट करना होगा, फिर ये पिघलना शुरू होगा। तो जब हम ऊर्जा देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं और ये पदार्थ पिघलता नहीं है, तो इस जो टाइम पीरियड की जो ऊष्मा है इसके द्वारा दी गई, बर्नर के द्वारा, वो ऊष्मा गई कहाँ? ठीक है, यही जो ऊष्मा है गायब हो जाती है, गुप्त हो जाती है, इसीलिए हम इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस किस में बदलता है? द्रव में। जब द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव बदलता है गैस में। यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं गलनांक, या टेम्परेचर को क्या कहते हैं? गलनांक। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? गलन। यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पन। ठीक है, तो गलन, वाष्पन। इसके बाद जब हम गैस से द्रव की बात करते हैं तो इसको हमको ठंडा करना पड़ता है, गर्म नहीं करना पड़ता है। और ठंडा करने का मतलब हम ऊष्मा यहाँ से निकाल रहे हैं। ऊष्मा क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, वापस ले रहे हैं। यहाँ पर भी जो प्रोसेस होगा उससे भी हम ऊष्मा को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो हमको स्टडी कितना करना है, क्योंकि हम गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा जब निकालना नहीं, ऊष्मा देना है ना, ऊष्मा देना। तो जब हम ऊष्मा देंगे तो ये दो प्रोसेस यहाँ पर होंगे, एक तो होगा गलन और दूसरा होगा वाष्पन। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा जो होती है ये पदार्थ के अंदर छिपी हुई ऊष्मा है, और इसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार है गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, दो प्रकार की ऊष्माएं इसमें हमको अध्ययन करना है।
गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है गुप्त ऊष्मा। बच्चे समझ गए होंगे। वह ऊष्मीय ऊर्जा जो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। वह ऊष्मीय ऊर्जा जो किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर दे। देखिए, हमने अभी यहाँ उदाहरण लिया था कि इस ठोस को हमको द्रव में बदलना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ठोस हम लिए हैं, लोहा लिए हैं, सोना चांदी लिए हैं, कोई ठोस ले लिए, इसको हमको बदलना है द्रव में। किस में बदलना है? द्रव में। तो हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? जितना इसका गलनांक है। ठीक है, गलनांक, उतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। अगर हम क्या करें, इस ठोस का गलनांक मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर है और इसको हम दे रहे हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर देते चले जा रहे हैं, तो ये कभी द्रव में नहीं परिवर्तित होगा। तो पहली कंडीशन जो हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो गलनांक ध्यान रखना है। किसी भी ठोस को द्रव में बदलने के लिए उसके गलनांक पर उसको गर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, जब बात गलनांक की आई तो गलनांक पर तो हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन ये गलनांक पर भी पिघल नहीं रहा है। ये कुछ समय लेगा, कुछ समय तक ऊर्जा अवशोषित करेगा। तो वो जो ऊर्जा ये अवशोषित करेगा वही ऊर्जा गुप्त ऊष्मा कहलाती है इसकी। ठीक है, जब तक ये अपनी अवस्था परिवर्तन ना करे और ऊष्मा लगातार खाता रहे, सोखता रहे, वो ऊष्मा जो इसकी इकट्ठा होगी, अर्थात जब ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा वहाँ तक की जो ऊष्मा होगी वो गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। दूसरा, यदि हमको प्रेशर कम ज़्यादा हो या हम प्रेशर ज़्यादा लगा दें तो इसके गलन पर फर्क पड़ जाएगा या गुप्त ऊष्मा पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम जो मानक दाब लेते हैं वो एक वायुमंडलीय दाब लेते हैं। एक वायुमंडलीय दाब ये मानक दाब है। इसको 760 mmHg भी कहते हैं, ये मानक दाब है। और यहाँ पर बात आएगी कि इस गलनांक पर हम कुछ समय के लिए किसी चीज़ को ऊर्जा दे रहे हैं, तो यदि ये सोने का जो ठोस है बहुत ही पतली पन्नी है, बहुत ही पतली पन्नी है, तो इसको गलनांक ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा ऊष्मा नहीं देनी पड़ेगी, तुरंत पिघल जाएगा। अगर बहुत मोटी है तो बहुत देर तक गर्म करना पड़ेगा। इसीलिए इसका एक मानक होता है। क्या मानक होता है? तीसरा जो है इसका भार होता है, और भार कितना? 1 kg। तो देखिए, 3 प्रकार के आपके पास हैं। पहला, गलनांक मेंटेन रखना पड़ेगा आपको, जितना उतना ही गलनांक देना होगा जितना उस ठोस का गलनांक है। उसके नीचे ही गर्म करते रहेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा, एक वायुमंडलीय दाब होगा, और तीसरा 1 kg ठोस होगा। 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अर्थात किसी भी ठोस को, कितने ठोस को? 1 kg ठोस को एक वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर लगातार गर्म करते रहने पर जब वह किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए, उसके बीच जितनी ऊष्मा का वो खपत करेगा वही उसकी क्या होगी? गुप्त ऊष्मा होगी। तो आइए देखते हैं इसको। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, जब यह द्रव में बदल जाएगा और ये एनर्जी सारी खपत हो जाएगी तो ये क्या, इसके पास क्या एनर्जी नहीं रहेगी? जो एनर्जी इसको दी गई है वो एनर्जी तो इसके पास रहेगी। इसलिए ये जो है गर्म होगा, ये द्रव जो पिघलेगा ठोस का ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद ये अपने पास एनर्जी लिए होगा बहुत सारी, और एनर्जी किसी को ट्रांसफ़र करके फिर से ठोस में परिवर्तित हो सकता है। तो इसके पास जो एनर्जी है वो इसकी गुप्त ऊष्मा है, और ये पदार्थ किस में बदल चुका है? द्रव में बदल चुका है।
जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किग्रा है। अर्थात अगर 1 किलो हम क्या ले लें, 1 केजी बर्फ़ ले लें, उसको पिघलाएं, तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री के प्लस में जब हम चलेंगे तो बर्फ़ पिघलने लगेगी, माइनस में जाएंगे तो जमने लगेगी, प्लस में चलेंगे तो पिघलने लगेगी। तो 0 डिग्री पर हम उसको कितनी ऊष्मा दें, 3.34 गुणे 10⁵ जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी उसको, तब जाके वो किस में परिवर्तित होगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। बर्फ ठोस किस में परिवर्तित होगा, द्रव में। दूसरा है, देखिए ये बच्चों को समझ में आ गया होगा कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। देखिए 1 केजी हमको ठोस लेना है, 1 केजी ठोस को 1 वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदलने के लिए, ठोस को किस में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। ऐसा नहीं कि भैया माचिस जलाए इसके नीचे और तुरंत ये द्रव में बदल गया, तो माचिस से तो इतनी ऊष्मा इसको मिल नहीं पाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि इसका गलनांक, हम गलनांक की बात कर रहे हैं तो इसका गलनांक 100 है, तो हम 100 दे दिए 5-6 सेकंड के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर, तो भी नहीं परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उतनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी गुप्त ऊष्मा के बराबर। तो जब हम यह टेम्परेचर कुछ समय तक मेंटेन रखेंगे तब ये परिवर्तित होना शुरू होगा, इसीलिए इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला देखें, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, ये वाष्पित होगा पदार्थ, ये जो यहाँ से ठोस, ये बताए थे हम, ठोस से द्रव और द्रव से गैस, तो ये द्रव से गैस में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो ऊष्मा चाहिए, वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। मान लीजिए हम द्रव ले लें कोई, और द्रव को काहे में बदलना है, गैस में बदलना है, और द्रव का जो है क्वथनांक है, देखिए इसको क्वथनांक शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि ये क्वथन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, क्वथन या वाष्पन, और इसको क्वथनांक यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो 1 केजी, वही मानक है, 1 केजी और 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर, किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर गर्म करें हम, और गर्म करते 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 जब वह किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, और उस बीच वह जितनी ऊष्मा खाता है या जितनी ऊष्मा अवशोषित करता है वह उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। ऐसा नहीं कि भगोने में हमने पानी रखा 1 केजी, 1 वायुमंडलीय दाब भी है, और यहाँ पर बर्नर हमने जलाया, बर्नर का जो फ्लेम है, जो इसकी लौ है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और 5 सेकंड के लिए हमने इसको जला दिया और फिर बंद कर दिया, तो क्या ये पूरा द्रव गैस में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा भैया। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये अभी अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित करेगा, फिर अपनी अवस्था को परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो कुछ समय के लिए हमको यह 100 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखना होगा बराबर। जब सारे अणु अपनी अपनी गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर लेंगे, ऊष्मा को रखने का जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पर ऊष्मा का पूरा फुल हो जाएगा, तब जाके ये क्या करेंगे, अब कहेंगे अब ऊष्मा ज़्यादा हो रही है, अब क्या करो, इस ऊष्मा को खर्चा करो अवस्था परिवर्तन में, तो तभी अवस्था परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ को उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। जैसे कोई लोहे की रॉड हम ले लें, उसमें माचिस लगाएं, नहीं परिवर्तित होगी। क्यों? क्योंकि उसको हम एक निश्चित समय के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी उसकी गुप्त ऊष्मा होगी तभी तो पिघलेगा वो। तो यहाँ पर हम देख लें, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा द्रव को उसके क्वथनांक पर, देखिए द्रव को क्वथनांक पर ले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो द्रव है उसका क्वथनांक 100 डिग्री है,
और हम यहाँ पर 20 डिग्री टेम्परेचर पर 35 मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रख दिए, ये वाष्पीकृत ही नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वाष्पन तो एक प्रक्रिया है, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि वाष्पन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, वो लंबी प्रोसेस है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको तुरंत गैस अवस्था में परिवर्तित कर लें एक आधे घंटे में, तो हमको उतना ही टेम्परेचर देना होगा जितना इसका क्वथनांक है, और उस क्वथनांक के टेम्परेचर के बराबर लगभग हमें कुछ समय देना पड़ेगा। तब इतना समय देना पड़ेगा जितने में वह इतनी ऊष्मा अवशोषित कर ले जितनी उसकी गुप्त ऊष्मा है। देखिए, जिसे जल की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर दी है 22.5 × 10⁵ जूल। तो इतनी ऊष्मा जब तक वह जल अवशोषित नहीं कर लेगा तब तक वह गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2 यानी 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा होती है। अब मानक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 किग्रा 1 वायुमंडलीय दाब, और यदि ठोस है तो गलनांक, और यदि द्रव है तो क्वथनांक। ठीक है, द्रव है तो क्वथनांक, ठोस है तो गलनांक। पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी किसके लिए? अवस्था परिवर्तन के लिए। ठोस का किस में बदलने के लिए? द्रव में बदलने के लिए। और द्रव का किस में? गैस में बदलने के लिए। तो ये बहुत ही आसान था, बच्चे इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और रिवीजन इसका कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा। ठीक है, तो ये गुप्त ऊष्मा है हो गई। इसके बाद हम कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन हल करवाएंगे, जिसमें आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। ये आगे चल के आप बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही। गुप्त ऊष्मा बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।